राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज खुशी का दिन है। 1 वर्षों से कोरोना ने जो रुलाया था, आज कोरोना को रुलाने के लिए 3006 केंद्रों पर वैक्सीन लगने शुरू हो गए हैं। 3 लाख लोगों को आज कोरोना का वैक्सीन लग जाएगा। शुरुआत हो चुकी है कोरोना से युद्ध का, वो भी भारतीय वैज्ञानिकों की खोज से। भारत को दोहरी सफलता, 2 वैक्सीन भारत ने खोजा है और भारत के प्रत्येक नागरिक को कोरोना का वैक्सीन लगेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी को जो कोरोना युद्ध में भारत का साथ दे रहे थे, उन्हें लगाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने खुद इसकी शुरुआत की और संपूर्ण देश में एक उत्सव सा माहौल आज देखने को मिल रहा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों में बढ़ चढ़कर अपने स्वास्थ्य मंत्री के साथ जहां हिस्सा ले रहे हैं, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी सुबह से ही एम्स में इस उत्सव का नज़ारा लेते हुए और लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान कीर्ति नगर में हुई अग्निकांड की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जहां 3 मासूमों की जान चली गई है। एक कबाड़े की दुकान में आग लगने के बाद उसके ऊपर रह रहे परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर, फर्नीचर और कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल के बगल में रेलवे लाइन के किनारे अनधिकृत रूप से कब्जे करके यह कबाड़ की दुकानें खोली गई है और अवैध निर्माण कर उसे किराए पे चढ़ाया गया है। और यह घटना उसी की एक वानगी है। अगर समय रहते हुए इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि देश में राम जन्म भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और देश के राष्ट्रपति ने 5 लाख रुपए देकर बहुत ही सकारात्मक संदेश राष्ट्र के सामने रखा है, क्योंकि राम भारतवासियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श महापुरुष है। राम के नाम से ही लोगों को मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है और जब राम जन्मभूमि का विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हुआ तो उसके बाद से एक माहौल बना है और राम मंदिर निर्माण की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे कई मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको यह बता दें कि 26 जनवरी आने वाला है और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से 20 जनवरी से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ड्रोन शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में उड़ाया जाता रहा है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में हम अभी एक समय है ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, ब्रेक के बाद हम आपसे ढेर सारे मुद्दे पर बात करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार देश में कोरोना का वैक्सीन आ चुका है और आज से लगना शुरू हो चुका है। 3006 केंद्रों पर कोरोना का वैक्सीन लग रहा है। आज 3 लाख लोगों को यह टीका लग जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान राष्ट्र सर्वप्रथम की ओर ही खींचना चाहते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम कोई नारा नहीं है, यह एक विचारधारा है। जब आप राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप जब राष्ट्र के विकास के लिए सोचते हैं तो आपका स्वतः का विकास होता है। जब आप राष्ट्र के विकास के लिए सोचते हैं तो आपके परिवार का विकास होता है। जब आप राष्ट्र के विकास के लिए सोचते हैं तो आपके समाज का विकास होता है। जब आप राष्ट्र के विकास के लिए सोचते हैं तो आपके अगल बगल चारों बगल एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और चारों बगल एक खुशनुमा माहौल बनता है। और जब सकारात्मक माहौल बनता है तो वहाँ सभी कामें सही ढंग से सुचारू रूप से किया जाता है और राष्ट्र सर्वप्रथम बनने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम कोई नारा नहीं है, यह एक विचारधारा है। विवेकानंद जी ने कहा हो या चाणक्य ने कहा हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो भी संदेश दिया है, चाहे महात्मा बुद्ध ने दिया हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह ने दिया हो, जिन महापुरुषों ने संदेश दिया उन्होंने हमेशा सकारात्मकता की बात की, हमेशा विकास की बात की, हमेशा ऊर्जा की बात की। जब आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता स्वतः ही नजर आने लगेगा और जब आपके चेहरे पे प्रसन्नता होगी तो आपको देखने वाला आदमी भी स्वतः ही प्रसन्न हो उठेगा। इसे ही कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना। और जब जहाँ भी आप जाते हैं, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, अगर इस तरीके का सकारात्मक ऊर्जा का संचार जब होता है तो वह वातावरण खुशनसीबी से सराबोर हो जाता है और विकास की गति तेज हो जाती है। इसीलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप विकास की ओर बढ़ें, आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। आप हमेशा सही सोचें, आप हमेशा गिलास में भरे हुए पानी को देखते समय यह देखें कि वह कितनी भरी है, यह न देखें कि वह कितनी खाली है। जब आप किसी भी व्यक्ति की ओर देखते हैं तो आप उसमें यह देखिए कि इसके अंदर क्या अच्छे गुण हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसकी अच्छाई को जानने का प्रयास करें। अगर आपके अंदर यह सकारात्मक ऊर्जा होगा तो आपको चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मिलेंगी और आप विकास के पथ पर
निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो राष्ट्र सर्वप्रथम कोई नारा नहीं है, यह एक विचारधारा है और आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इस विचारधारा से जुड़े। देश आज़ाद है, आप आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। यह देश जितना दूसरे का है उतना ही आपका है। यह देश आपका तब है जब आप देश के लिए कुछ करते हैं, जब आप देश के लिए अच्छा सोचते हैं, जब आप देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर आगे बढ़ते हैं, तो यह देश आपका स्वतः हो जाता है। यह देश आपको अधिकार भी देता है, यह देश आपको कर्तव्य भी याद दिलाता है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में राष्ट्र सर्वप्रथम में हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण फिर से एक बार बढ़ गया है। आपात की स्थिति प्रदूषण के मामले में फिर से दिल्ली में उत्पन्न हो गया है और एनजीटी को यह निर्देश देना पड़ा है कि अगर कहीं कोई आग जला रहा हो, अगर धुआं कर रहा हो, तो आप उस पर कठोर कार्रवाई करें, उसे बड़े दंड दें, बड़ा जुर्माना लगाएं। प्रदूषण से दिल्ली फिर एक बार आपात स्थिति में पहुंच गया है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप अपने अगल बगल में अगर इस तरीके की कोई गतिविधि होती है तो एक अच्छे नागरिक बनकर आप उन्हें समझाएं जो कि वह प्रदूषण न फैलाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान कर्मचारियों के आंदोलन की ओर जो नगर निगम में चल रहा है उस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे। आज दिल्ली में चारों बगल फिर से एक बार गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की धज्जियां भारत की राजधानी दिल्ली में उड़ रही है, जहां 15 वर्षों से निगम में भाजपा का शासन है। यह आंदोलन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि निगम के कर्मचारियों को, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो निगम के नर्स हों या डॉक्टर हों, उन्हें नियमित रूप से वेतन निगम नहीं दे पा रही है। इसलिए इन्हें बार बार हड़ताल पर जाना पड़ता है और महानगर दिल्ली की स्थिति दयनीय हो जाती है। आज दिल्ली में चारों बगल गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। जगह जगह कूड़े और मलबे के ढेर आपको बीच सड़कों पर, सड़क के किनारे चारों बगल नजर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है महानगर दिल्ली। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर वे दिन आज आ ही गया जिसका देशवासी इंतजार कर रहे थे। आज पूरे भारत में 3006 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे कर दी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन स्वयं एम्स में बैठकर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवा रहे थे और सारी स्थितियों पर खुद नियंत्रण रख रहे थे। बहुत ही खुशी की बात है कि भारत ने 2 कोरोना वैक्सीन के निर्माण के बाद विश्व में महागुरु बनने की कोशिश प्रारंभ की है और भारत ऐसा देश है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन पहुंचाने जा रहा है। और दिल्ली सहित अन्य राज्य सरकार के अस्पतालों में इस अभियान की शुरुआत विधिवत तरीके से की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी अपनी टीम के साथ अपने क्षेत्र के अस्पतालों में इस अभियान को सफल बनाने में लगे रहे। आपको बता दें कि आज सबसे पहले टीका फ्रंटलाइन वॉरियर को लगाया गया। बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करवा रही महिलाओं के लिए टीके की मनाही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। साथ ही पहला टीका जिस वैक्सीन का लगा है उसी का दूसरा डोज लगेगा। टीका लगाने से पहले लोगों की मेडिकल हिस्ट्री पता करने की हिदायत दी गई है। जिन लोगों को किसी तरह की एलर्जी है उन्हें टीका देने से पहले सावधानी बरतने को कहा गया है।
जो किसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती रह चुके हैं उन्हें ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते बाद टीका लगाया जाएगा। टीका लगने के बाद यदि किसी को दिक्कत होती है तो उसे पैरासीटामोल देने की सलाह दी गई है। बता दें कि पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। आज देश के 3006 सेंटर पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। एक दिन में एक सेंटर में ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को ही टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन बूथ पर टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। आपको बता दें कि आम लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सरकारी फोटो आईडी की जरूरत पड़ेगी। बता दें कि दिल्ली में 75 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चला। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली वासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने एक टीकाकरण अभियान की सफलता की शुरुआत की है। आपका क्या कहना है राहुल जी? ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे हमारे देश के करोड़ों लोगों को बहुत अच्छी टीकाकरण में सफलता मिलेगी। इसके लिए आप क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सरकार द्वारा दिए गए निर्देश है उसका पालन करें और टीका अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। की बात है कि हमारा देश पूरी दुनिया का एक नेतृत्व कर रहा है और जो हमारे लिए खुशी की बात हम चाहेंगे कि जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये सफल हो और पूरी दुनिया को हम इससे लाभान्वित करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 15 जनवरी को दिल्ली सरकार के स्ट्रीट थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार 450 कलाकारों को लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुति की ऐसी अनोखी योजना दिल्ली में शुरू हुई है। इससे शहर के स्वाद में कला संस्कृति घुल जाएगी। सड़कों पर जगह जगह कला प्रदर्शन होंगे। हमारा सपना है कि दिल्ली के वातावरण में कला को स्थान मिले। लोग सड़कों पर निकले तो संगीतमय परिवेश दिखे। कलाकारों को अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए हमने ये फेलोशिप योजना बनाई है। पार्क्स में, मार्केट्स में, नुक्कड़ पर, कॉलोनियों में जगह जगह जाके नुक्कड़ नाटक, म्यूज़िक या विजुअल आर्ट के अपनी परफॉर्मेंस करेगी, लोगों को इन्वॉल्व करेगी, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेगी। इससे शहर में एक टेस्ट डेवलप होगा, एक माहौल डेवलप होगा। और ख़ासतौर से मैं मानता हूँ कि कोविड के दौरान जो थोड़ा सा निराशा का माहौल रहा और उसमें जो लोगों के अंदर एक कह सकते हैं कि डिप्रेशन का भी दौर रहा है, उससे निकालने में काफ़ी मदद करेगी। सर, ये गंगा जमुनी तहजीब दिल्ली को कहा जाता है और कितने आर्टिस्ट इसमें फ़ायदा ले पाएंगे और कितने को और 1000 आर्टिस्ट हमारे इस स्कीम में रहेंगे। अभी फिलहाल तो पिछले साल जो सिलेक्शन हुआ था करीब 450 आर्टिस्ट का हुआ था एक साल पहले, उन्हीं सबको आगे एक साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया है और इसके अलावा 550 आर्टिस्ट और इसमें लिए जाएंगे। अपने आप दिए जाएंगे या ये अपने आप को कोई भी अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सरकार में बैठे हुए हमारे जो क्रिएटिव टीम है वो लोग भी बहुत सोच सकते हैं। हमारे ऑफिसर्स की तरफ से भी कुछ डायरेक्शंस जा सकते हैं। बट थीम, प्रोग्राम सब कुछ बहुत डायनेमिक तरीके से होगा। शहर की लाइफ में डायनेमिज्म लाने के लिए बहुत। दिल्ली की श्रद्धानंद मार्केट एशिया की सबसे बड़ी बियरिंग मार्केट है, जहां बियरिंग के साथ साथ पानी की मोटर, जनरेटर और हार्डवेयर की दुकानें हैं। लेकिन यहाँ अतिक्रमण के कारण सड़कों से गुजरना किसी युद्ध को जीतने के समान है। यातायात पुलिस विधि व्यवस्था बनाने की जगह खाना पूर्ति करती है। आप खुद देखिए, आधी सड़कें अतिक्रमित हैं, लेकिन न स्थानीय बीट को इसकी चिंता है, न डिवीजन को इसकी चिंता है। यातायात पुलिस की सेहत पर भी इसका कोई असर नहीं है। परेशान है यहाँ के टैक्स दाता, दिल्ली का आम आदमी, जो न सिर्फ अपना कीमती समय बर्बाद करने पर विवश है, बल्कि यहाँ जाम के कारण अपने वाहन से प्रदूषण फैलाने को भी मजबूर है। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन खबरों की माने तो बेंगलुरु आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब की श्रेणी में आ रहा है। बता दें कि इसने लंदन, म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस को भी पछाड़ दिया है। तो वही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इस लिस्ट में 6ठे पायदान पर है। देशी विदेशी कंपनियां बेंगलुरु में सबसे ज्यादा पैसा लगा रही हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु की टेक हब बनने की शुरुआत 1970 के दशक में हो गई थी। तब कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पहले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक R. K. बालिगा ने साउथ बेंगलुरु में 335 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रिक सिटी बसाने की
कल्पना की। बता दें कि यहाँ अब बेंगलुरु का सबसे बड़ा IT हब है। जानकारी के अनुसार 1983 में इन्फोसिस पुणे से बेंगलुरु आई, जिसने बेंगलुरु शहर को ही बदल दिया और अब बेंगलुरु में 12,000 IT कंपनियां काम कर रही हैं। बेंगलुरु में IIT, IIM, IIS, NCBS, NID, NIFT जैसे इंस्टीट्यूट के चलते आज ये टेक हब बना है। बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंजेस के पूर्व निदेशक डॉक्टर RS देशपांडे कहते हैं कि यहाँ आसानी से स्किल टेक टैलेंट मिल जाता है। इसके साथ ही अहम भूमिका ई-कॉमर्स कंपनियों की है। साथ ही 12 महीने यहाँ सुनहरा मौसम रहता है, जिसके चलते स्टार्टअप के लिए अब ये जगह पहली पसंद बन गई है। माना जा रहा है कि रफ्तार अगले 15 साल तक यूं ही रहेगी। बेंगलुरु टेक हब बनने के साथ देशवासियों को रोजगार तो मिलेगा ही, वहीं देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं राष्ट्र के नाम ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबको एक होकर काम करने की जरूरत है देश के लिए। देश तरक्की तभी करेगा जब हम सारे एक होंगे। कहते हैं ना, वो घर कभी फलता फूलता नहीं जिस घर में क्लेश हो। तो जब तक हमारे देश में क्लेश है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात मैं सबसे बड़ी आज करूंगा, मैं मोदी जी से कहूंगा कि आप राष्ट्रवाद के लिए जो है इसमें जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सहयोग लें। और जितने ग्रेजुएट हमारे बच्चे हैं उनको आगे लाने की जरूरत है। जिनको पता है कि कैसे देश आगे आ सकता है, उनका दिमाग लेने की जरूरत है, जिससे कि हमारा देश जो है तरक्की कर सके। आजादी से लेकर अब तक भारत ने काफी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है? देखो जी, मेरी सोच तो यही है कि इंटेलिजेंट बच्चों को आगे आने दीजिए। बुजुर्ग जो हमारे पुराने जमाने के उनके ऊपर ही जोर देते रहे कि बाबा जी ये बताओ ये कैसे होगा। तो बाबा जी वाला जमाना अब नहीं है, अब कंप्यूटराइज चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप देखो, ऊपर भगवान ने भी ऊपर कंप्यूटर लगा दिया है कि सारे काम फास्ट होने शुरू हो गए हैं। तो हमें भी फास्ट करना पड़ेगा, फास्ट चलना पड़ेगा, यंग ब्लड को आगे लेके आना पड़ेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? राष्ट्र इसी तरीके से ऊपर आएगा कि बच्चों का सहयोग चाहिए। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा के किसी भी तरीके के रास्ते, तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इसके अंदर जो है तभी हमारा राष्ट्र जो है तरक्की करेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है? फेसबुक पे किसी बच्चे का 11 से छोटा भाई 16 या 20 साल का बच्चा होगा, उसने इंटरव्यू लिया, कहता जी देखो मैं एक टायर वाले के पास गया पंचर लगवाने के लिए, जबकि मेरी ट्यूब जो थी बिल्कुल नई थी। तो कहता जी, मैंने कहा जी मैं अभी आ रहा हूँ, चाय पी के आप पंचर लगा के रखो। कहते मैं जब मैं आया हूँ तो मुझे कहता है आपके 2 पंचर थे। बताओ, नई ट्यूब के कह रहे 2 पंचर थे। वो कह रहे टीवी की मैंने तार निकाल दी। तो टीवी वाले के पास गया, कहते हैं बाजी आपकी तो पिक्चर ट्यूब भी खराब थी, 18,000 रुपये लगेंगे। तो भ्रष्टाचार तो हर आदमी के अंदर है भाई साहब। वो कह रहा है कि पहले अपने आप को तो हम ठीक करें तभी भ्रष्टाचार ठीक होगा। आज हम जो अगर किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हम खुद ही कहते हैं बाबूजी ले दे के जो होता है कर दो यार। तो भ्रष्टाचार ऐसे नहीं खत्म होगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को R ब्लॉक दीघा पथ का लोकार्पण किया। इस पथ से पटनावासियों के आवागमन में सुविधाएं मिलेंगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 करोड़ की लागत वाले वेणुवन का भी उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा शुक्रवार को 379.57 करोड़ की लागत से निर्मित R ब्लॉक दीघा पथ का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पथ के बनने से पटनावासियों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री श्री मंगल पांडे एवं विभागीय अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा भी मौजूद रहे। जल पथ का उद्घाटन किया जा रहा है और R ब्लॉक से दीघा पथ के निर्माण की इच्छा हम लोगों की बहुत पहले से थी और इसके लिए जो रेलवे से जमीन प्राप्त करने की कोशिश थी वो वर्षों तक जारी रखा गया, लेकिन अंततः ये 18 में इसकी मंजूरी मिल गई और उसके बाद बहुत तेजी से काम प्रारंभ किया गया। एक पार्ट बनकर तैयार है और उसके बाद उसको गंगा पथ से और जेपी सेतु से जोड़ने के लिए काम चल रहा है। विस्तारित वेणुवन और घोड़ा कटोरा झील के पास बने नए पार्क का उद्घाटन 15 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। बता दें कि वेणुवन का ऐतिहासिक महत्व है। इस पार्क के निर्माण में करीब 27 करोड़ की लागत आई है।
वेणुवन के पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अपने राजगीर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने इसके सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया था। और हम लोगों को इस बात के लिए प्रसन्नता है कि कम से कम वेणुवन का हम लोगों ने विस्तार किया है और यहाँ के भी जितने लोग हैं सब आएंगे ही, भारत के भी, अपने बिहार के भी, इलाके के भी, और खास करके नई पीढ़ी के लोगों को सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं और सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन हम लोगों का तो मकसद है इतिहास के बारे में जाने और पर्यावरण के बारे में। माननीय उप मुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री श्रीमती रेणु देवी ने बेतिया के चरपटिया मॉडल पर बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में इस मॉडल ने बिहार समेत पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। इसी का परिणाम है कि आज लोगों को अपने आसपास ही रोजगार मिल रहा है। जब कोरोना काल हुआ उस समय हमारे अधिकारियों ने सभी का स्किल मैपिंग किया और मैपिंग में जो स्किल आया उनको लेके जब हम लोगों ने काम किया है तो आज दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारे बाहर लोग जा रहे हैं वो सब अपने ही घर में बैठ के, बिहार में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न फसलों के अवशेष उत्पादन एवं प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, खर्च कम करने और उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी तथा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कोविड टीकाकरण के सफल एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित कराने हेतु बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कोषांग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती की तैयारी की समीक्षा हेतु कर्पूरी ग्राम का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड, मैदान की साफ सफाई एवं बैरिकेटिंग, प्रतिमा की साफ सफाई, फूलों की सजावट, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति और प्रेस दीर्घा आदि की व्यवस्था का जायजा लिया। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने नगर प्रखंड अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभुकों से मुलाकात की और मनरेगा व ICDS के तत्वावधान में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को सामुदायिक शौचालय की चाबी प्रदान की। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस मौके पर अपर समाहर्ता और सभी अंचल अधिकारी भी मौजूद रहे। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर सभी जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कई जरूरी निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने रमरेखा घाट एवं स्टेशन तक के पथ चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कार्यपालक अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अररिया के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस मौके पर संबंधित विभागीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जिले में मनरेगा के तहत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाकर निर्धारित मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण के अभियान की शुरुआत के बाद देश के 3006 केंद्रों में कोरोना योद्धाओं को कोरोना वैक्सीन दी गई, तो बिहार के पटना में भी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत हुई है। बाकी राज्यों की तरह हम भी इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हम आज से वैक्सीनेशन का शुरू हो गया सर, कितना बड़ा दिन है और पूरे बिहार में जैसे देश भर में तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी है और आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है। हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं और इसके बारे में जो पूरे बिहार की पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में भी आपको माननीय मंत्री जी आपके साथ विस्तृत बातचीत करके एक एक बात की जानकारी देंगे। इन्हीं के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और हम जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्रस्वल्पथम् राष्ट्रस्वर्णिमम्